नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग कुछ छोटे छोटे प्रकरणों पर बात करके फिर मुख्य विषय पर आ जाएंगे या आ जाने की चेष्टा करेंगे। ये सुनने में आया है कि योगी जी की सरकार वैसे तो अभी भी कानपुर की समस्या जैसा कि रिपोर्ट में गई नहीं है, मतलब कि वहाँ के जो अपराधी हैं उनका जो नेक्सस है यानी कुछ पुलिस वालों से अभी भी वो उजागर हो रहा है और आदरणीय आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के उनको दखल देने की आवश्यकता पड़ रही है। वो सीधे दोषी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को दंडित भी कर रहे हैं और वो निलंबित भी कर रहे हैं, तो उनको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि लगता है कि ये जो अपराधियों और पुलिस का जो गठजोड़ की समस्या कानपुर में है उसका जड़ से निदान करें ताकि ये समस्या न आए। उस संबंध में दो बात भारतीय जनता दल कर रहा है। एक तो ये जितने भी चैनल हैं इनकी मानसिकता देश के यानी देश की सर्वथा खिलाफ है, देश की गद्दारी वाली बात ये बराबर गया। वो प्रियंका का ट्वीट दिखाते हैं, पहले प्रियंका को आईना दिखाएं कि प्रियंका जो है उस जेएनपीसी की है जिस जेएनपीसी ने देश बंटवा करके 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, जिस जेएनपीसी ने जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मरवाया शेख अब्दुल्ला से मिल करके, जिस जेएनपीसी की गद्दार इंदिरा ने वो गद्दार नेहरू तो मरवाया था उसे शेख अब्दुल्ला से मिल करके मरवाया इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और जिस जेएनपीसी गद्दार इंदिरा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में मरवा कर फेंकवाया और वो जांच भी नहीं होने दिया, और जिस गद्दार इंदिरा ने अपने ही कैबिनेट के सहयोगी ललित नारायण मिश्रा जी को मरवाया, और प्रधानमंत्री शास्त्री जी को मरवा करके उनकी वो जांच भी नहीं होने दिया। पूरा परिवार वो मांग करता रहा, आज भी मांग कर रहा है और आज तक उसकी जांच नहीं हुई। और जिस गद्दार इंदिरा ने जो है वो नागरवाला की हत्या कराई जो कि उसी की आवाज़ बोल करके कैश निकलवाता था, इसका मतलब कि इंदिरा भी जो है सीधे बैंक से कैश निकलवाती थी। और तमाम कारनामे जिस जेएनपीसी ने हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवाया, इन गुंडों से
सज्जन कुमार एंड दुर्दांत और खूंखार गुंडा सज्जन कुमार, जगदीश टैडलर और हरकिशन लाल भगत और कमलनाथ के द्वारा, और जिस जीएनपीसी ने पाकिस्तान के आतंकवादियों से और पाकिस्तान की सेना से मिलकर के हमारे 50,000 लोगों को मरवाया, ये चैनल वाले उसे नहीं पूछते हैं कि पहले वो अपना आईना में देखें, अपने को अपना चेहरा देखें। तो प्रियंका के ट्वीट, फलाने का ट्वीट, ये सब जो है देश के बुखोर गद्दार हैं। और उसके संस्थापक भी जो वो रजत शर्मा वगैरह जो है। असल बात यह है कि देश को जानना चाहिए कि ये सब जितने भी चैनल स्थापित किए गए हैं, ये घोर जो चमचा रहे हैं, चाटुकार रहे हैं जीएनपीसी, गांधी, नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, कांग्रेस। तो इनकी मानसिकता बिल्कुल समाज विरोधी भी है, देश विरोधी पर सड़ी हुई है। दुख इस बात का है कि इसका मैंने इन चैनलों का कोई विकल्प नहीं आ रहा है, लेकिन हैं ये देश के लिए अभिशाप। तो उसी संबंध में कहा जा रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जो है वो मुख्तार अंसारी पर भी शिकंजा कस रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, अतीक अहमद की भी बात कर रहे हैं। लेकिन योगी जी जो है, एक राजा भैया भी खुखार है, गैंगस्टर, उसका नहीं कुछ कर रहे हैं। लेकिन याद रखें कि बगैर राजा भैया का सफाई किए दुर्दांत अपराधियों का सफाया जो सोच रहे हैं आदित्यनाथ योगी जी, वो हो नहीं सकता। एक तो ये बात आएगी। दूसरी, यदि राजा भैया को छोड़ देंगे तो ठाकुरवाद का जो उनके ऊपर आरोप है, वह आरोप उनको झेलना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसमें दो बातें हैं कि यदि अपराधियों का सफाया करना है तो राजा भैया जैसे दुर्दांत अपराधी को छोड़ना नहीं है, और यदि आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी उसको छोड़ देते हैं तो ठाकुरवाद के आरोप को वो झेल नहीं पाएंगे। तो और दूसरा, ये बॉलीवुड के कुछ कनेक्शंस जो है आईएसआई और भारत विरोधी जो इवेंट मैनेजर हैं और विदेशों में जो इवेंट इस तरह से प्रोग्राम अरेंज कराते हैं, उनसे सामने आ रहा है। और उसमें खास करके शाहरुख खान, आमिर खान, इन लोगों का नाम आ रहा है। और उसके साथ जो है अनिल कपूर, सोनम कपूर, विनोद कश्यप, महेश भट्ट, और उसकी बेटी है रणवीर सिंह, दीपिका पडुकोन, इस तरह से तमाम है। और सुनने में आ रहा कि कोई अजीज असाई जो कि जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है और उसने अमेरिका में अपना नाम टोनी रख लिया, टोनी असाई हो गया। और इस तरह के वो प्रोग्राम करवाता है और उस टोनी असाई से ये शाहरुख खान जो अभिनेता है इसके वो बिजनेस पार्टनर है। और एक रिहान सिद्दीकी करके है, वो इस तरह से इवेंट जो है करवाता रहता है। और यहाँ के जो भारत विरोधी और देश विरोधी बॉलीवुड के जो नेता अभिनेता और अभिनेत्री हैं, उनको वो बुलाता रहता है भारत विरोधी। और हमको एक बार ख्याल है कि ये दीपिका पडुकोन आई तो सीधे जो है कन्हैया कुमार, जिसने नारा लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उससे मिली थी।
हमको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई कि आखिर ये इसे क्यों मिल रही है, उसके समर्थन क्यों बोल रही है। देखिए ऐसा है कि एक पहले ये देश जान ले कि सन 50 के दशक या 50 के पहले में, जब सन 47 में हमारे देश के जो दो टुकड़े हुए और उसमें सांप्रदायिकता का जो जहर है पूरे देश में बहुत बुरी तरह फैला हुआ था, पूरा देश को ग्रसे हुए था और उसकी जकड़न में था। तो उसमें इतने ऊंचे कलाकार यूसुफ खान और मुमताज़ बेगम दहलवी और फातिमा बीबी, महजमीन बख्श, इस टाइप की जो है तमाम हीरो हीरोइन ने अपना हिंदू नाम रखा। पहले यूसुफ खान ने दिलीप कुमार, मुमताज़ बेगम दहलवी ने अपना मधुबाला रखा। इस प्रकार से चूंकि उसमें सांप्रदायिकता का जहर जो है या उसका उफान पूरे देश को ग्रसे हुए था। इसके बाद तो फिर जब लोकप्रिय हुए तो इस तरह की बातें जो है उनकी लोकप्रियता में आड़े नहीं आई। तो वो दौर था और उसमें हमारे इस्लाम आस्था से कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां, दिलीप कुमार और एक नौशाद साहब थे। उनकी संगीत तो बेइंतहा बिल्कुल भारतीय शास्त्रीय संगीत ही थी और भारतीयता का एहसास तो कराती ही थी। उनके ख्याल भी बहुत महान थे और उसका जिक्र किसी वीडियो में किया जा चुका है, दोबारा कहना आवश्यक नहीं है। और महबूब खान और जो शायर भी रहे हैं, एक शायर तो पाकिस्तान से आए थे, साहिर लुधियानवी जी। उन्होंने क्या क्या संदेश दिया फिल्मी गीत के माध्यम से। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये पैगाम साहिर लुधियानवी जी का है। और न मुँह छुपा के जियो न सर झुका के जियो, गमों का वक्त आए तो और मुस्कुरा के जियो। इस तरह से वो अमर संदेश उन्होंने दिया हुआ है। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो। ये सारे संदेश जो है साहिर साहब के हैं फिल्मी गीतों के माध्यम से। उसी प्रकार शकील बदायूं साहब भी हैं। मन तरपत हरिदर्शन को आज, वो भजन पूरा देश के जुबान पर है। वो दुनिया के रखवाले और राजभक्ति का वो गीत जो है, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के। ये सारा कुछ इतनी ऊंची ऊंची पैगाम हमारे उन शायरों ने, गीतकारों ने फिल्मी गीत के माध्यम से हमारे देश को दिया है और अवाम परस्ती का, मुल्क परस्ती का एक मिसाल काम की है। और उस वातावरण में भी जरा भी यानी इन चीज़ों से कि वो पाकिस्तान परस्त हैं, फलाने हैं, ये चीज़ें बहुत दूर हैं। और उसके बाद पता चला कि जो है जब ये दाऊद इब्राहिम आया अंडरवर्ल्ड वाला, उसके कब्जे में ये बॉलीवुड उद्योग हो गया। ये सुनने में आ रहा था और उसकी शिकायतें, विद्या भारती की मृत्यु जो है उसी का एक परिणाम है। और दो एक हीरोइनों की और मृत्यु हुई है। तो देखिए वो ज़माना था, वो बलाशानी का, अशोक कुमार का, दिलीप कुमार और राज कपूर का, देवानंद का, कि साफ सुथरी फिल्म, साफ सुथरे संगीत
संगीतकार भी वैसे थे। उसके बाद जब ये ज़माना आया 70 के बाद, बॉलीवुड, एक तो बॉलीवुड जो है डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम कंपनी के गिरफ्त में हो गया, तमाम उसका पैसा लगता था। एक तो वो देश विरोधी गतिविधि वो थी, दूसरी मनोरंजन के नाम पर इतनी नग्नता, इतना फूहड़पन, इतना वल्गरिटी, इतनी ऑब्सेनिटी ये भारतीय समाज को थोप रहे थे। हमारे सांस्कृतिक वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। और इन सरकारों के चलते, खास करके जेएनपीसी की भी रही और बीजेपी वालों की भी सरकार रही, और जरा भी इस पर जो है अंकुश नहीं वो लगाया। अब इन समूहों की जो नग्नता और ऑब्सेनिटी, वल्गरिटी, न्यूडिटी का पूरा बोलबाला है, और कोई बोलता नहीं है। और कोई बोलता भी है तो यही गद्दार चैनल वाले जो है उल्टा उसका वो करते हैं। तो एक तो हमारे देश के खिलाफ इनकी ये करतूत चल रही थी, नग्नता, न्यूडिटी, वल्गरिटी, ऑब्सेनिटी, नग्नता, फोड़पन का ये गंदगी जो है हमारे आपके सर पर थोप रहे थे ये बॉलीवुड वाले। अब उस आग में ये घी का काम कर रहा है कि अब ये भारत विरोधी आईएसआई और पाकिस्तान परस्त भी निकल रहे हैं। नाम कुछ वो बता दिया गया है, शाहरुख खान, आमिर खान, नासिरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, ये अनिल कपूर, सोनम कपूर, विनोद कश्यप, महेश भट्ट, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, तमाम हैं। तो नाम गिनाने से भारतीय वाम जनता दल का ये कहना है कि नाम गिनाने से कोई फायदा नहीं। जो इस देश में मनोरंजन के नाम पर इतनी गंदगी दे रहा है, नग्नता और फूहड़पन, वल्गरिटी, ऑब्सेनिटी और न्यूडिटी, इसको तुरंत जो है बंद कर देना चाहिए। यदि वो 50 के दशक की साफ सुथरी फिल्में, साफ सुथरे जो है संगीत यदि नहीं दे सकती है, बल्कि इसको बंद कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं। और आज की पीढ़ी की मानसिकता को भी ये प्रदूषित कर रहे हैं। मानसिकता में इंडक्ट्रिनेशन, गलत अवधारणाएं भी इसमें डाल रहे हैं। तो देश के तो जितना खतरनाक जेएनपीसी, और ये सब जेएनपीसी के पाले हुए हैं। जेएनपीसी ने ही ऐसे बॉलीवुड को और डी कंपनी को, दाऊद इब्राहिम को पाला हुआ है। तो जब भी बॉलीवुड का नाम, तो बॉलीवुड को पालने वाली जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, और जब काकस की बात आएगी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, तो फिर मोदी जी ये सबको पालने वाले हैं। बात होता ना कि द बक स्टॉप्स हियर। और मोदी जी ने देश के जितने भी दुश्मन हैं, किसी का भी जो है निदान नहीं किया है, सिवा मन की बात, मन की बात, मन की बात। तो भारतीय जनता दल तो बिल्कुल मांग करता है कि इस बॉलीवुड को बिल्कुल फोर्थविथ तुरंत बंद कर देना चाहिए, और बल्कि पूरी आवाम इसकी मांग करे कि ये बंद कर दिया जाए। इस तरह के मनोरंजन को, इस तरह के बॉलीवुड की इस देश को ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, और विशेष नहीं करना है। और वही बता रहा है कि ये बॉलीवुड वाले ना तो वो नौशाद साहब का ज़माना, नौशाद साहब के योगदान को जरा भी सब याद नहीं करते। और देखिए ना, ये वो टॉक शो चलता है कपिल शर्मा वाला, उसमें बैठता कौन है? जिसने हमारे दुश्मन
पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाया। कौन? नौजत सिद्धू, और उसके सुनने वाले भी। तो देश की गद्दारी का जो प्रदूषण है वो काफी जड़ ले चुका है। जरा भी जो मैंने उस कार्यक्रम में जो श्रोतागण बैठते हैं, वो लोग बैठते हैं, जरा भी उनके दिमाग में नहीं आता है कि ये नौजत सिद्धू कौन है। वो हमारे देश के दुश्मन का के सेना अध्यक्ष को ये गले वो लगाता है। ये समझने की आवश्यकता है। और एक बात हम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और आदरणीय भारतीय आवाम से कह देना चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी और ये राहुल के विषय में दोनों का कंपैरिजन जरा देख लीजिएगा, लेकिन इनको देखने में कदाप उस दृष्टिकोण को हमेशा दूर रखिएगा कि हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम। ये आप लोगों से निवेदन है। ये जो राहुल है, जो गद्दार जो है राहुल, विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर के वो हिंदू आतंकवाद की कहानी गढ़ता है और कहता है कि हिंदू आतंकवाद जो है मुस्लिम ब्रदरहुड, जो एक मिस्र का बहुत खतरनाक आतंकवादी संगठन है, उसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड, मिस्र का है, उससे तुलना करता है ये गद्दार राहुल। यानी हिंदू आतंकवाद की थियरी करता है, वो कहता भी है जरा। और उसी का मणिशंकर अय्यर जाकर के पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों और पाकिस्तान की हस्तियों और पाकिस्तान के वो हुक्मरानों से कहता है कि आप मेरी सहायता करिए कि मैं जो है मोदी को हटाकर सत्ता में वापस आऊं, तब भारत पाकिस्तान के रिश्ते ठीक होंगे। माने भारत के खिलाफ जाकर के पाकिस्तान से सांठगांठ करवाता है राहुल अपने मणिशंकर अय्यर के जरिए। जरा एक दृश्य ये समझिए। वहीं पर दूसरी ओर असदुद्दीन लाख थोड़ा मुस्लिम बोलता है, लेकिन एक बार मैंने देखा था कि जब वो पाकिस्तान में किसी कार्यक्रम में गया हुआ था, किसी ने सवाल किया कि भाई कि आपके यहाँ तो वो आरएसएस है, तुरंत जो है वो उनको डांट दिया उसने, असदुद्दीन ओवैसी ने, कि भाई आरएसएस हो चाहे कोई भी हो, ये हमारा मसला है। पहले आप देखिए, आपके यहाँ जो हिंदू सताए जा रहे हैं, पहले वो आईना देखिए आप, तो तुलना कर लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ठीक है, मुस्लिम वो करता रहता है, और उसका छोटा भाई भी बहुत उसने बहुत ही खराब बात बोली थी, और उसका कोई आदमी किसी आतंकवादी का कोई वकालत और हलफनामा या एफिडेविट तैयार करवाते, इसकी भी शिकायत आई है, लेकिन कभी भी वो पाकिस्तान के समर्थन में नहीं बोला। लेकिन ये गद्दार राहुल भारत जो है भारत के विरुद्ध भी बोला है, पाकिस्तान के समर्थन में भी बोला है। इसका मणिशंकर अय्यर जाकर के पाकिस्तान से समर्थन मांग रहा है। तो बदनाम भले जो है असदुद्दीन ओवैसी हो, लेकिन सबसे खतरनाक ये जेएनपीसी है। ये समझने की आवश्यकता है। तो लेकिन माहौल क्या है, बॉलीवुड को ये सब चैनल वाले दिखा देंगे, शाहरुख को दिखा देंगे, वो टोनी अशाई को दिखा देंगे, लेकिन कभी माने ये चैनल वाले और राजनीतिक पार्टियां भी, बीजेपी भी, वो किसी समस्या के समाधान की बात नहीं करती है। और समस्या का समाधान तो तब होगा ना कि उस समस्या का जो नेचर है, यानी जैसे डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर पूरी उसकी डायग्नोसिस करता है ना कि भाई बीमारी कहाँ तक फैली है, तब ने वो इलाज करेगा। अब जब बीमारी की बात आई कि भाई कि ये बॉलीवुड की जो समस्या है,
जो अंडरवर्ल्ड दाऊद कंपनी की गुलाम थी, और इस गुलाम को कौन पालने वाला था? जीएनपीसी पाल रही थी। जीएनपीसी का इलाज करने के लिए मोदी जी है, और वो मोदी जी उसी जीएनपीसी को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं। तो समाधान कैसे आएगा? दिखा तो दिया कि भाई ये शाहरुख और आमिर खान फलाने जो है इनको, और विनोद कश्यप और अनिल कपूर इनको, लेकिन जब समाधान की बात आई तो मोदी जी मैंने इन देश के गद्दारों को, मैंने बॉलीवुड का जो सरगना है जीएनपीसी, उसको जो है वो गोद में बिठाए हुए हैं। ये जब भी अभी सीए पर जो उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, तो ये पीएफआई का नाम वो ले लेंगे, या सिमी का नाम वो ले लेंगे, लेकिन पीएफआई ने जो फंड मांगकर कपिल सिब्बल को दिया, जीएनपीसी को नहीं बोलेंगे ये चैनल वाले, और न तो मोदी जी जो है वो पनिश करेंगे इन सबों को। और कपिल सिब्बल ने पैसा भी लिया, और उसके वक्तव्य को तमाम चैनल वाले कपिल सिब्बल ने ये कहा, कपिल सिब्बल ने, अरे भाई जो कपिल सिब्बल पीएफआई से पैसा ले रहा है वो इस देश का गद्दार हुआ ना, और उस कपिल सिब्बल के खिलाफ मोदी जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो सिवाय जो है वो साथ को दिखा देंगे चैनल वाले। ये चैनल वाले बहुत ही दुष्ट हैं, और बहुत ही जितना खतरनाक चीन पाकिस्तान है उससे भी खतरनाक ये चैनल वाले हैं, बहुत खतरनाक, समझ जाइए। साध यहाँ है, साध वहाँ है। अरे साध जो है जीएनपीसी का एजेंट है। जीएनपीसी को पनिश करने के बजाय मोदी जी उसको बिठाए हुए हैं अपने गोद में, और उसी का वो समित पात्र आता है, तमाम वो इधर उधर की बात करता है। देखिए वो क्या है, वो एक कार्यक्रम वो चल रहा था जी न्यूज़ कि मोदी का मिशन और राहुल का कंफ्यूजन। मतलब कि इतना होने के बाद भी ये चैनल वालों की जिस तरह से कहना चाहते हैं कि उनकी नज़र में राहुल इस देश का गद्दार नहीं है। ये सबसे बड़ा अभिशाप है इस देश का। ये अभिशाप चैनल, ये देश के गद्दार चैनल जो है राहुल को गद्दार नहीं मानते, और बीजेपी भी वही साजिश करती है कि इसको गद्दार राहुल को कंफ्यूज्ड मानो, क्योंकि उसके समझ में नहीं आता है, इसको पप्पू समझो, अकल का कच्चा समझो, राजनीतिक नासमझ समझो, लेकिन देश का गद्दार मत मानो। ये खतरनाक खेल जो है बीजेपी इस देश के साथ खेल रही है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बड़े गौर से इसकी साजिश को, बीजेपी की साजिश को जरा देखें कि जीएनपीसी के राहुल को, जीएनपीसी के सोनिया प्रियंका को, जीएनपीसी को, और वो वहाँ से लेकर के नेहरू को बचाने का पूरी साजिश करते हैं बीजेपी वाले, वो भी राष्ट्रवाद का नाम लेकर के। तो मेरे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, आप समझिए कि जो अपराधियों को बचाता है वो अपराधी होता है, जो देश के गद्दारों को बचाता है वो गद्दार होता है। और उल्टे ये थमा देंगे ये चैनल वालों को कि तुम कहते रहो कि ये कंफ्यूज्ड है फलाने, और सारे चैनल वाले दिखाते हैं राहुल ने हमला बोला। अरे भाई जो गद्दार है उसको बोलने का हक है, लेकिन नहीं, राहुल ने हमला बोला, प्रियंका ने हमला बोला। अब कौन प्रियंका? वो तो चोरनी है ना, जिसने जो है जमीन हड़पी है वो राजस्थान की किसानों की।
ये कोई पूछता है? सवाल इस बात का है कि चैनल वाले देश में जितने चोर हैं, डाकू हैं, देशद्रोही हैं, ये इनके एसेट बने हुए हैं। ऐसे चैनलों की देश को आवश्यकता नहीं है। ये हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको बिल्कुल समझ लें। भारतीय अवाम ताकत दल तो देश में भारतीयता का माहौल चला रही है और सबको ये कह रही है कि भाई आप अपने को भारतीय समझिए। देखिए, इस संबंध में एक छोटी सी बात कह करके चूंकि ये एपिसोड लंबा न हो जाए, उसको समाप्त किया जाएगा। भारतीय अवाम ताकत दल क्या कह रहा है कि इस देश के सभी लोग भारतीय हैं, वो भारतीय के रूप में व्यवहार नहीं करते हैं। उनका व्यवहार ठीक उसके विपरीत होता है। क्या बोलेंगे? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, गर्व से कहो हम सिख या सरदार हैं, गर्व से कहो हम जो है ईसाई हैं, या गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। और इसके आधार पर तमाम संगठन बने हुए हैं और वो वहीं पर एकता और भाईचारा दिखाते हैं। गौरव से कहो हम तमिल प्राइड, तेलुगु प्राइड, मलयाली प्राइड, गुजराती प्राइड। गुजरात में देखिए ना, गुजरात गर्वी चलता है। ये शिवसेना जब भी भाषण करती, शिवसेना के नेता जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। ये क्या है? समित पात्रा के आगे ही जो है वो कश्मीर वाले जितने बोल रहे हैं कश्मीरियत। इसे बेवकूफ समित पात्रा से कोई नहीं पूछता है कि तुम्हारे सामने ही तो तुम सत्ताधारी दल का है, तुम्हारे सामने ही ये बोल रहा है कश्मीरियत, तो क्या देश में यही चलेगा? कश्मीरियत, बंगालियत, यूपीयत, बिहारियत बोल। ये सारे खेल चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता ताकत दल सारी बुराइयों के खिलाफ अकेला जो है वो लड़ रहा है भारतीयता के लिए। ये समझ जाइए। तो वो ये कह रहा है कि सभी लोग भारतीय हैं, लेकिन उनका व्यवहार भारतीयता के विरुद्ध है। आप वो भारतीय के रूप में व्यवहार करिए। एक तो अपने को समझिए कि हम भारतीय हैं, और हमारे देशवासी भी हम अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। ये भाव और ये जज्बा होना चाहिए, और उसी प्रकार व्यवहार भी करिए। मतलब कि जब आप किसी देशवासी से व्यवहार करें, तो फिर आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि भाई वो किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, कौन सी भाषा बोलने वाला है, किस प्रदेश का रहने वाला। बिल्कुल नहीं, हमारा भारतीय भाई बहन है। तो उसी विचार से उसके साथ सहयोग, उसको सम्मान, और वही आकर्षण, वही लगाव, वही सद्भाव के साथ व्यवहार करिए। इसी आवश्यकता है। तो इस संबंध में बल्कि समझाने के लिए भारतीय जनता ताकत दल बल्कि कुछ पौराणिक उदाहरण भी देना चाहता है। हमारे देश के लोग अपने को भारतीय नहीं मानते हैं, और जब तक भारतीय नहीं मानेंगे तब तक इस देश का कल्याण संभव नहीं है। और ये वैसे ही है, महावीर हनुमान जी रामायण में, उनके पास कितनी ताकत है, कितना बल है, कितना शौर्य और पराक्रम है, उनको खुद ही नहीं मालूम था। तो जब माता सीता की खोज करनी थी, तो जामवंत जी ने बताया कि अरे भाई, तुम एहसास करो कि तुम बहुत बलशाली हो। जब उन्होंने एहसास किया, तब उनको अपने बल का, अपने पौरुष का, अपने शौर्य का एहसास हुआ, और फिर वो समुद्र भी वो पार कर गए, लंका का दहन भी कर दिया,
माता सीता की खोज भी कर लिया, उनके दर्शन भी कर आए, और फिर वहाँ से निशानी भी ले आए, प्रभु की निशानी दे भी आए। और क्या क्या संकट पड़ा प्रभु के ऊपर, लक्ष्मण शक्ति इत्यादि जो है सब में जो है वो संकट मोचन की तरह जो है वो खड़े रहे। अब पूरी रामायण में जो है उनकी एक प्रमुख भूमिका रही, और कलयुग में तो वो संकट मोचन के रूप में पूजे जाते हैं। जितना आदर सम्मान हमारे प्रभु राम का है, उसके बाद इन्हीं महावीर हनुमान जी का है। कब? जब उन्होंने एहसास किया कि अपने बल को, अपने परुष को। उसी प्रकार हमारे देश के लोग ये एहसास करें कि हम भारतीय हैं, तब उनको अपनी ताकत का, अपनी काबिलियत का और अपने असली स्वरूप का एहसास होगा। और बहुत ताकत है, एकता में बहुत ताकत है। और इसीलिए इसका नाम भी है अब अपने इस पार्टी का भारतीय अवाम ताकत दल। भारत के अवाम की ताकत, भारत के अवाम की ताकत कब होगी? जबकि हमारी भारत के अवाम भारतीयता के आधार पर एक हो। सारे दल जो है आपको बांटने पर तुले हुए हैं, बांट करके ही अपने स्वार्थ नीति और राजनीति और वोट बटोरने की नीति चलाते हैं। भारतीय अवाम ताकत दल इसके ठीक विपरीत आपको एक करना चाहता है, एक करके आपको ताकतवर बनाना चाहता है। इस बड़े फर्क को जरा समझिए, और सारी पार्टियों को, सारे जो स्वार्थी और समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतों को बैलेट बॉक्स पर माकूल जवाब देने के लिए, उनको शून्य वोट देने के लिए मन बनाइए। कल्याण वहीं से शुरू होगा। कल्याण होना वहीं से मुमकिन या मुमकिनात की शुरुआत होगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।